हेलो एंड वेलकम टू आदर्श जीएस लैब। एनसीईआरटी के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को पर्टिकुलरली हम दो एंगल से पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट ऑफन एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। यदि कोई क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो भी यह पर्टिकुलर टॉपिक को जानना हमारे लिए जरूरी है, ताकि ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है इस सीरीज को कंटिन्यू किया जा सके। तो चैप्टर को हम देखते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पर्टिकुलरली हमको पढ़ना है कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, और कंपोजिशन के साथ हमको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, और एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल यदि हम स्टार्ट करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो हमको दिखाई दे रहा है, इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्राइमरली यदि हम देखेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में तीन चीजें होती है। पहला गैस, दूसरा होता है डस्ट पार्टिकल, तीसरा होता है वाटर वेपर। अब ये तीन मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसके आधार पर हमको ये देखना है कि गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर कैसे होते हैं, और लास्ट में हमको ये देख लेना है कि जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो गैसेस अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर में उनका कंपोजिशन क्या है, यानी कि कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो जैसे यदि हम देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है वो मुख्यतया यहाँ पर ही लिखा हुआ, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनान, हाइड्रोजन, ये मुख्य गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब यदि हम इसका कंपोजिशन देखें तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, और इसका परसेंटेज है 78.08%। जनरली इसको जब रफ फिगर में लिखा जाता है तो ये 78% इसको लिखा जाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%। इट मीन्स यदि जनरली इसको ये कहा जाता है कि ये 21% अवेलेबल है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर की जो गैस है जिसकी क्वांटिटी काफी हाई है वो है आर्गन, और आर्गन इंटरेस्टिंगली पाया जाता है 0.93%। इसके अलावा है कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। अब हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई देगा यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे। यदि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यदि हम इन दोनों गैसेस के यदि हम केवल ऐड कर देंगे तो मेजर जो कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर का, नियरली अबाउट 99% वो किसका होता, मात्र दो गैसों का हो रहा है, नाइट्रोजन का हो रहा है और ऑक्सीजन का हो रहा है। इट मीन्स कि पूरे एटमॉस्फेयर में जो गैस का कंपोजिशन है उस गैस में 99% तो केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बच कितना रहा 1%, तो उस 1% में बाकी अदर गैसेस हैं, चाहे वो आपका आर्गन हो गया, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, जेनान है, क्रिप्टो है, हाइड्रोजन है, ये सभी गैसेस हो गई। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये है कि जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो मेयरली 0.036% है, और कहीं कहीं किसी बुक में लिखा हुआ रहता है 0.03%। तो यहाँ पर हमें कंसीडर कर रहे हैं कि 0.036% है। अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है? इसका सिग्निफिकेंट ये है कि यदि हम पूरे एटमॉस्फेयर की यदि हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 1% भी नहीं है, इवन उसका आधा भी नहीं है, आधा का आधा भी नहीं है। ये 1% का भी ये 36वां हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेहद ही कम अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। बट इतनी कम मात्रा में अवेलेबल होने के बाद भी ये हमारा जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर का ये बना करके रखी हुई है। बट प्रेजेंट टाइम यदि हम देखें तो जो अमाउंट है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, CO2 का हो, तो जनरली सभी गैसेस कांस्टेंट रहती है, उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट या ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें तो इसका जो अमाउंट है पिछले कुछ सालों में ये बढ़ा है। बढ़ा कैसे है? तो जैसे हम क्रूड ऑयल यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, स्मोक निकल रहा है फैक्ट्री से, डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन इमर्ज हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पे जो CO2 की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने की से ही
ये अब ऐसा भी नहीं होगा कि ये 2-4% इंक्रीज हो गई, नहीं, ये पॉइंट में इंक्रीज होगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इतना डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है कि क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है, एक्सेट्रा है। यानी मतलब ये हुआ कि इतनी छोटी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होने के बावजूद भी पूरी तबाही मचा करके रखी हुई है। अब जैसे दी कंपोजिशन में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गैस। तो गैस में हम क्या पढ़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, ये इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, उसको हम ऐसे देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमारी ये अर्थ है, और अर्थ की ये चारों ये यानी कि चारों तरफ क्या है, तो ये एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, और इसी एटमॉस्फेयर में क्या है, तो CO2 भी अवेलेबल है। अब CO2 की प्रॉपर्टी जैसी है कि जब ये कोई सन है और सन से जब कोई सोलर रेडिएशन, जब कोई सोलर एनर्जी आएगी, यानी जो सन की रे जैसे ही ये अर्थ पे आएगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके लिए ट्रांसपारेंट की तरह वर्क करेगी। इट मींस कि जो सोलर एनर्जी है, जो इंसोलेशन है, वो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के सतह तक आने देगी। लेकिन जैसे ही यदि वो इंसोलेशन सोलर एनर्जी यदि वापस यदि जाना चाहेगी अर्थ के सरफेस से, यदि ये वापस जाना चाहेगी, तो इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओपेक की तरह ओपेक की तरह व्यवहार करेगी, यानी ओपेक की तरह वर्क करती है। इट मींस कि जो सन की एनर्जी है उसको अलाउ करती है अर्थ के सरफेस पे आने के लिए, लेकिन अर्थ के सरफेस से बैक टू द स्पेस उसको जाने नहीं देगी, उसको रोक लेगी, क्योंकि वहां पे वो ओपेक की तरह वर्क करती है, अपारदर्शी अपारदर्शी की तरह यूज व्यवहार करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि जितनी सोलर एनर्जी हमारे अर्थ पे आती, यदि उतनी ही रेडिएट हो जाती, तो नाइट के टाइम पर हमारी अर्थ इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ पे लाइफ सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट ड्यू टू दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये सोलर एनर्जी आ रही है लेकिन जा नहीं रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, और जिससे यहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। और ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसी इसकी क्वालिटी के कारण इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, और इसका जो इफेक्ट होता है इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब यदि हम अदर गैसेस की बात करें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो अदर गैसेस की जो क्वांटिटी होती है वो एटमॉस्फेयर में तो कांस्टेंट है, बढ़ती घटती नहीं है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, क्रूड ऑयल है, डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस हैं, स्मोक है, एसेस है, इट्सेट्रा, इसकी वजह से जो क्वांटिटी होती है CO2 की, वो हमारे इन्वायरमेंट में वो बढ़ती रहती है। इसके अलावा यदि हम देखें गैसेस में, तो और एक इंपॉर्टेंट गैस है जिसका नाम है ओजोन। तो ये ओजोन गैस है, ये पूरी की पूरी एक लेयर है, और एक काफी इंटरेस्टिंग लेयर है। इस लेयर की खास बात ये होती है कि जो सोलर एनर्जी आ रही है, जो सन की रेज आ रही है, उसमें बहुत ढेर सारी अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है, और ओजोन लेयर क्या करती है, उन सारे अल्ट्रा वायलेट रेज को वो फिल्टर आउट कर देती है, और अर्थ के सरफेस पे प्योर सन रेज को आने देती है, जिससे यहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल है, जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसको एग्जिस्ट करने में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता है। अदरवाइज यदि अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ के सरफेस पे आती, तो इससे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसके एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आती। काफ़ी वो ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे जो स्पेसीज होती हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, बट ड्यू टू द ओजोन लेयर वी गेट ओनली द फ्रेश प्योर सन रेज, नॉट अल्ट्रा वायलेट रेज। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द वाटर वेपर। अब हम वाटर वेपर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमको ये पता है कि अर्थ के सरफेस का 71% जो हिस्सा है वह वाटर से घिरा हुआ है, और इसका मात्र 29% जो हिस्सा है उस पे क्या है, तो लैंड है, यानी कि कंटिनेंट है। अब ये 71% हिस्सा जो वाटर से घिरा हुआ है, तो जब भी यहाँ पर हीटिंग होगी, गर्मी होगी, तो ये जो वाटर होगा ये वेपराइज हो जाएगा, ये वेपर होगा, और वेपर होकर कहाँ जाएगा, तो फिर से एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो वाटर वेपर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर में तो इसका भी तो कंपोजिशन होगा ना वाटर वेपर का। अब जब ये वाटर वेपर का कंपोजिशन है, बट जो वाटर वेपर होते हैं ये वेट में हैवी होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो कम होता चला जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर के निचले सतह में वाटर वेपर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह बराबर नहीं होता है। जैसे
यदि हम देखें कि वेट ट्रॉपिक्स की बात करें या हम वार्म ट्रॉपिक्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी होती है एटमॉस्फेयर में वो नियरली अबाउट 4% तक होती है। बट यदि हम पोलर रीजन में जाएं या हम डेजर्ट में जाएंगे, डेजर्ट में या पोलर रीजन में जाएंगे, तो वहाँ पे ये घट करके नियरली अबाउट ये 1% तक भी डाउन हो जाती है। और वाटर वेपर क्या है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग ये है कि वाटर वेपर सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सब ट्रॉपिक्स एरिया में पाए जाते हैं। या इसको यूँ कहें कि जो वाटर वेपर की जो अमाउंट होता है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो इसका अमाउंट होता है वो घटता चला जाता है। वैसा इसलिए घट रहा है क्योंकि जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन के अमाउंट भी घटती चली जाती इक्वेटर से पोल की तरफ। दैट्स वाई कि जो वाटर वेपर होता है ये भी घटता चला जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग ये है कि जो इंसुलेशन है, जो सन की रेज आ रही है जिसको हम इंसुलेशन बोलते हैं, उसको वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि ये भी टेम्परेचर को हाई करके रखते हैं। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस के कंपोनेंट होते हैं और ये एक तरह से पूरे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह ये यूज करते हैं, ब्लैंकेट की तरह वर्क करते हैं। और जिससे उसके नीचे जो टेम्परेचर होता है अर्थ के सरफेस का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, यानी कि वो मॉडरेट मेंटेन रहता है। अदरवाइज यदि रेडिएशन के थ्रू हमारी अर्थ बहुत ठंडी हो जाती है और लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। इसके अलावा जो वाटर वेपर है ये इनका कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ एयर में भी यूज होता है। जैसे एयर है, तो जैसे स्टेबल एयर किसको बोलते हैं, तो स्टेबल एयर ये होती है कि जो बहुत ज़्यादा है ऊपर या नीचे नहीं हो, ऊपर या नीचे नहीं हो रही, यानी कि उसका वर्टिकल मूवमेंट बहुत ही कम हो रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग, यानी कि उसके चारों ओर में क्या हो रहा है उसके प्रभाव से उसका जो इम्पैक्ट है उस पर कम हो रहा है। लेकिन जब कभी बाहर इम्पैक्ट ज़्यादा और जब कभी बाहर कुछ भी हैपनिंग्स हो रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट यदि एयर पर ज़्यादा हो रहा है और एयर हमेशा वो हर वर्टिकली मूव कर रही है, अप एंड डाउन मूव कर रही है, तो वो इनस्टेबल एयर होती है। अब ये स्टेबल एयर और इनस्टेबल एयर जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, हार्ड कोर क्लाइमेट, तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू दी डस्ट पार्टिकल्स। तो अब हम डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब डस्ट पार्टिकल्स क्या है, तो एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं और एटमॉस्फेयर में इसकी ये कैपेसिटी होती है कि जितने भी छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉइल के हो, चाहे आइस के हो, चाहे पोलन के हो, चाहे कोई भी स्मोक के हो, चाहे ठीक, ये सभी क्या होते हैं कि सभी डस्ट पार्टिकल्स बन करके एटमॉस्फेयर में ये नीचे बिल्कुल ये सस्पेंडेड रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। और जो इनका कंसंट्रेशन होता है वो लोअर लेयर में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स का जो अमाउंट होता है वो भी डाउन होता है, वो चला जाता है। अब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पे बहुत ही ड्राई क्लाइमेट होता है और वार्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही डस्ट और जो साल्ट के पार्टिकल्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाते हैं, मतलब कि इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वाटर वेपर को अपने अराउंड में वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और अट्रैक्ट करने के साथ ये क्लाउड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई डस्ट का पार्टिकल है और यहाँ मान लो कोई डस्ट साल्ट का पार्टिकल है ऐसे, तो अब ये क्या करेंगे अपने चारों ओर ऐसे वाटर के वेपर होते हैं ये उनको अट्रैक्ट कर लेंगे इसके चारों तरफ और ये क्या बन जाता है, तो तरह से ये क्लाउड बन जाता है। ठीक, यानी क्लाउड फॉर्मेशन में डस्ट पार्टिकल्स का अहम रोल होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमने पढ़ लिया जिसमें हमने क्या पढ़ा, गैसेस के बारे में पढ़ा, वाटर वेपर के बारे में पढ़ा और डस्ट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जैसे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है जैसे ये दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होता, इसमें भी कई लेयर होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया है और ये जो डिवीजन है उसके डेंसिटी और टेम्परेचर के बेस पर किया गया है। तो जैसे कि यदि हम इसको वर्टिकली यदि हम डिवाइड करेंगे एटमॉस्फेयर को तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे जो सबसे लोवेस्ट लेयर है यानी कि अर्थ के सरफेस से जो सबसे पहली लेयर आती है वो ट्रोपोस्फियर की आती है, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर की आती है, उसके बाद है मेसोफियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर्स हैं और 5 लेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल है अर्थ पे लाइफ को सरवाइव कराने के लिए। तो आइए वन बाय वन हम देख लेते हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर को देखें तो जैसे हमने बताया कि ये लोअर मोस्ट लेयर है, यानी कि ये सबसे निचली लेयर है
और ये जो लेयर की जो मोटाई है अर्थ के चारों तरफ वो बराबर नहीं है। वो बराबर इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो पोल पे क्या है तो थोड़ी सी चपटी है, जैसे कि यहाँ पे चपटी हुई है, और ये जो ये इक्वेटर वाला हिस्सा है यहाँ पे थोड़ी सी बल्ज है, यानी कि निकली हुई है। ठीक, तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो पोल के साइड से जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है नियरली अबाउट 8 किलोमीटर तक की है, और इक्वेटर के साइड पे देखेंगे तो ये नियरली अबाउट 8 किलोमीटर की है। और यदि ओवरऑल यदि हम एवरेज की बात करेंगे तो जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर की हाइट आती है ट्रोपोस्फियर की, यानी कि जो थिकनेस है ट्रोपोस्फियर की वो पोल पे कम होती है और इक्वेटर पर वो ज़्यादा होती है। और इसका कई कारण है। एक कारण इसका ये भी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होता है और पोल पे कम होता है। इसी कारण जो लेयर की जो मोटाई है वो पोल पे कम होती है और इक्वेटर पर ज़्यादा होती है। इसके अलावा है कि अब इस लेयर में क्या-क्या होता है, तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं। जैसे हमने बताया था कि डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर दोनों जो होते हैं कि लोअर लेयर में, एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे जैसे इस लेयर की एक खास बात और है कि जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं तो टेम्परेचर भी डाउन होता चला जाता है। और टेम्परेचर जो डाउन होने का जो रेट है वो नियरली अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे ही हम 165 मीटर की हाइट पर चढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब ये क्वेश्चन अब ये आता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से हम ऊपर चलते चले जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों डाउन होता है, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा जब हम हीट, बजट और सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर पढ़ेंगे उसमें। अब ये जो है कि जो ट्रोपोस्फियर जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ से नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है, या यूं कहें कि ट्रोपोस्फियर की जो अपर मोस्ट लेयर जो पार्ट होता है जिसको हम ट्रोपोपाज बोलते हैं, ये वहाँ पे जाकर खत्म होती है। और ट्रोपोपाज के बाद जो हमारी सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर दिया गया है कि जैसे टेम्परेचर जो है कि वो नियरली अबाउट होता है एट माइनस में है 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये है इक्वेटर पे, और पोल पे होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस में होता है, ये पोल पर है। तो ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और हम बता दें कि ट्रोपोस्फियर में जो ये वेदरिंग की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं, चाहे वो बारिश का आना, आंधी का आना, तूफान का आना, तड़ीत, झंझावात इट्सेट्रा, ये सब ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ये किसी और बाकी के लेयर में नहीं होता है। यदि हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे तो स्ट्रेटोस्फियर बिल्कुल एक शांत लेयर है, बहुत ही क्वाइट लेयर है, क्योंकि इसमें कोई भी वेदर की घटनाएं नहीं होती हैं। और इसकी जो हाइट है वो वो 50 किलोमीटर तक होती है, यानी कि अगर हम 18 किलोमीटर से अपवर्ड्स देखें तो 20 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये होती है। और इसी में ये ओजोन लेयर एग्जिस्ट है, यानी कि जो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। एक चीज़ और बता दें कि जैसे हमने बताया कि जो स्ट्रेटोस्फियर ये बिल्कुल ही शांत लेयर है, और शांत लेयर होने की वजह से जो प्लेन है उसको फ्लाइट करने के लिए ये सबसे आइडियल लेयर मानी जाती है। इसके अलावा ये है कि जैसे ट्रोपोस्फियर में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे वो हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में ये उल्टा होता है कि जैसे जैसे हाइट पे हम ऊपर चलते चले जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक, ये स्ट्रेटोस्फियर हो गया। नाउ कम टू दी मेसोफियर। तो मेसोफियर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेसोफियर ही वो लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, जिसमें जो मेटोएर्स होते हैं वो बर्न होते हैं। जो मेट्रॉइड्स के जो पार्ट्स, जो मेटोएर्स होते हैं वो यहीं पे बर्न होते हैं। इसकी जो हाइट है वो 50 टू 80 किलोमीटर की हाइट होती है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वंस अगेन अब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और ये 80 किलोमीटर तक की इसकी हाइट है। और जो अपर लिमिट है मेसोफियर की उसको हम बोलते हैं मेसोपॉज बोलते हैं। तो जो भी लेयर है उस लेयर का जो अपर पार्ट होता है उसको हम पॉज लगाते हैं। पॉज मीन्स होता है स्टॉप, यानी कि वो लेयर वहीं पे खत्म हो जाती है। जैसे ट्रोपोस्फियर का जो हाईएस्ट जो पार्ट होता है जहां से स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होती है उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर का जो पार्ट है जहाँ पे मेसोफियर स्टार्ट होती है उसको हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। ठीक उसी तरह से मेसोफियर के ऊपर जहाँ से आयनोस्फियर स्टार्ट होता है उसको हम मेसोपॉज बोलते हैं। अब मेसोपॉज के ऊपर हमारा आता है आयनोस्फियर आता है, और आयनोस्फियर ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में है क्योंकि
इसका जो लोअर पोर्शन है ये नियरली अबाउट 80 से लेकर के ये 400 किलोमीटर तक का होता है, ये मेसोपॉज के ऊपर का पार्ट है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन पाए जाते हैं और जिसका मेन काम ये होता है कि जो सिग्नल होता था, पहले रेडियो का है, टेलीविजन का है, ये उसमें यूज होता था, क्योंकि ये यहाँ से जो रेडियो वेव होती है वो ट्रांसमिट होकर के हमारे अर्थ में वापस आती थी और जिससे जो सिग्नल होता था चैनल्स का, स्टेशन का, वो पकड़ता था। और टेम्परेचर यहाँ पर यदि हम देखें तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है हाइट के साथ में। तो यहाँ पर हमें देखेंगे तो एक अल्टरनेट पैटर्न बनता है लेयर्स का, एटमॉस्फेरिक लेयर्स का, जहाँ पे टेम्परेचर पहली बार घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ रहा है। नाउ कम टू दी एक्जोस्फियर। और एक्जोस्फियर क्या है कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें पूरे पैटर्न को, यदि हम इस फिगर के माध्यम से देखें तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ये है ट्रोपोपाज हो गया। ट्रोपोपाज का जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोफियर, यहाँ पे हो गया ये थर्मोस्फियर है, ये है एक्सोस्फियर। ये हाइट दी गई 80, 50, 80, ये 400 किलोमीटर तक की है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में दिया गया है कि जो ट्रोपोस्फियर की जो लेयर है उसकी जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है, ये ट्रोपोपाज है। इसके बाद जो टेम्परेचर है स्ट्रेटोस्फियर में फिर से बढ़ रहा है, ये हमारा स्ट्रेटोपाज हो गया। इसके बाद जो टेम्परेचर है फिर घट रहा है मेसोफियर में, ये हमारा मेसोपॉज हो गया। और इसके बाद ये आयनोस्फियर की बात करें या हम एक्सोस्फियर की बात करेंगे तो टेम्परेचर हाइट के साथ हो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब हम देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो डेफिनेटली इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इंटरेस्टिंगली वो होते हैं टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो 6 कंपोनेंट्स हैं इसी के चेंज होने से जो हमारा वेदर का पैटर्न है वो चेंज होता है, जो क्लाइमेट का पैटर्न होता है वो चेंज होता है। हमारे कंट्री में जैसे समर है, मानसून है, ये सब भी चेंज होता रहता है। तो इसको आने वाले वीडियोज में, आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू थिंक दैट ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन यू मस्ट लाइक इट। यदि आपको कोई बात, यदि आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर टू योर फेलो फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।